अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, हम रीड कर रहे हैं सालेह इकबाल का नोवेल दिल रकसम। एपिसोड नंबर है 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। साईं अदा भाई आपको बुला रही हैं। गाड़ी के शीशे पर नॉक करते हुए लड़का साईं खान से कहता है। लड़के के कहने पर अब्बास गहरी सांसें लेते हुए अपने गुस्से को जब्त करते हुए अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद करते एक पूरी नज़र इस पुरानी सी इमारत की तरफ देखता है जहाँ वो आज से 17 साल पहले अपनी जवानी के दिनों में आया था, और 17 साल बाद आज वो फिर इस कोठी की चौखट पर खड़ा था जहाँ अंदर जाना इसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। पर इन बच्चियों की जान की इज्जत की हिफाजत के लिए अब्बास को कोठी के अंदर अपना दाएं कदम रखे दाखिल होता है। एक कदम अंदर की तरफ रखता है और एक नज़र पूरे कोठे की तरफ देख रहा होता है कि लड़का इसे अदा के कमरे की तरफ ले जाने का इशारा करता है। सैफ खान को अदा बाई के कमरे के बाहर पहुंचाए दरवाजे से खुद वहां से चला जाता है। अब्बास अपनी हिम्मत इकट्ठी करते हुए दरवाजे पर दस्तक देता है। पहली दस्तक देता है कि दरवाज़ा खुला होता है। खुले दरवाजे को देखते हुए अब्बास अपने दोनों हाथों से कमरे के दरवाजे को खोले कमरे में दाखिल होता है। अंदर फूलों की खुशबू पूरे कमरे में थी। मध्यम मध्यम सा फैला हुआ धुआं सीधा अब्बास खान के चेहरे से टकराता है। धुएं को अपने चेहरे पर महसूस करते अपनी आंखें गुस्से में जोर से बंद करके खोले एक गहरी सांस भरता अब्बास कमरे में दाखिल होता है। अंदर आते ही अब्बास के कमरे के दरवाजों को बंद कर देता है। वो मुड़कर कमरे में अदाबाई को देखने लगता है, पर इसे वहां धुएं में कोई नजर नहीं आता। कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए सैफ खान सोफे की तरफ बढ़ते हैं कि इनके पीछे से ड्रेसिंग टेबल के सामने हाथ में धुएं का बोल पकड़े हुए छोटे छोटे कदम उठाए अब्बास की तरफ बढ़ती हुई अदा के घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं। घुंघरूओं की आवाज़ पर अब्बास फौरन से पलट कर मुड़कर देखता है। अब्बास जैसे ही मुड़ता है, हाथ में बोल पकड़े हुए बोल से निकलते हुए धुएं से खेलती हुई लाल सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस, जिससे इसकी छोटी सी चोली पैरों तक आता लहंगा, भारी भरकम जेवरात, लंबे लंबे हल्के हल्के करली किए बालों को एक साइड से आगे की तरफ डाले हुए थे जो इसके लहंगे तक आ रहे थे। फुल मेकअप किए सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए अदा अब्बास की तरफ बढ़ रही होती है। अदा को इतना सजा धजा देखकर अब्बास एक नज़र इसे सर से पैर तक देखता है। इतनी जवान लड़की। अब्बास के जहन में सबसे पहले ये अल्फाज आते हैं, इस तरह मत देखें मुझे, पता है मैं बहुत हसीन हूँ। अदा की बात पर अब्बास खान जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। आज आप यहाँ? उम्मीद नहीं थी हमें आपके यहाँ आने की कभी खान। अदा की मुसलसल नजरें अब्बास के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो बिना पलके झपकाए मुस्कुराते हुए पूछती है, अब मैंने हर शख्स की उम्मीदों पर पूरा उतरने का ठेका तो नहीं लिया हुआ? साईं खान कहता है और कहते ही अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। इतनी बेरुखी, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के सामने, वो भी इतनी खूबसूरत रात को। अदा हल्की सी गर्दन मोड़कर एक खूबसूरत दिलकश से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए पूछती है, तुम्हारी खूबसूरती मेरे किसी काम की नहीं है। कहते ही सोफे की जानिब बढ़े सोफे पर टांग रखकर चौड़ा हुआ एक बादशाह की तरफ बैठता है। पर दूसरे मर्दों को तो मेरी खूबसूरती की एक झलक देखने के लिए मरने के लिए बेताब रहते हैं। धुएं का बॉल साईं खान के सामने टेबल पर रखते हुए कहती है, तो उन्हीं के सामने जाकर अपने जिस्म की नुमाइश करो, मेरे सामने जिस्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अदा के मुकम्मल तौर पर नुमाया होते हुए जिस्म की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहता है, पर आपने इसी जिस्म को देखने के पैसे दिए हैं। अदा कहते ही सीधी होकर खड़ी हो जाती है। अदा के पास अब्बास खान की हर बात का जवाब था। अदा जिस तरह अब्बास की हर बात का जवाब दे रही थी, सईं खान को ये बात मजीद कुछ भी कहने से रोक रही थी। पर इसके पास खामोश रहने का वक्त और इसका इरादा नहीं था। वो जल्द अज जल्द इस जगह से वापस जाना चाहता था। मैंने जिस्म देखने के पैसे नहीं, तुमसे मुलाकात के पैसे दिए हैं। अपनी टांग से टांग हटाकर अपने दोनों हाथ अपने पट्टों पर रखते हुए थोड़ा सा झुकते हुए एक अटल अंदाज में कहता है, जाओ जाकर पूरे कपड़े पहनो, इससे पहले सईं खान तुम्हें वाकई में खान बनकर दिखा। वापस सीधा होते हुए चेहरे पर टेढ़ी सी मुस्कुराहट सजाते हुए दो टोक लहजे में कहता है, मैं पूरे कपड़े नहीं पहनूंगी, जो बात करनी है आप ऐसे ही करें, मैं सुन रही हूँ। अब्बास की बात सुनते हुए मुड़कर अपने गले से जेवरात निकालते हुए कहती है, पर मैं नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए जाओ। अब्बास कहते हुए अदा की तरफ सर उठाकर देखता है, पर मजीद कुछ कहने से पहले नजरें सीधा अदा की गोरी चिट्टी दूध जैसी रंगत की कमर पर जाती हैं, जहाँ सिर्फ 2 डोरियां थीं। इसकी कमर की इस चोली और इन दोनों डोरियों के ऊपर कंधे के थोड़े से नीचे एक डार्क ब्लैक कलर का तिल था, जो कि इसकी खूबसूरती और गोरी रंगत को मजीद निखार रहा था। अदा की कमर को देखते हुए साईं खान इस पर से अपनी आंखें हटाना भूल जाता है, पर अदा को पलटता देख इसी पल अपनी आंखें बंद करता अपना मुंह फेर लेता है। अपना मुंह फेर लेता है, पर अदा इसकी यह हरकत बासानी नोट कर लेती है, जिससे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। क्यों? नीयत खराब हो रही है मुझे देखकर, या अपने आप पर काबू नहीं पाया जा रहा? अपनी कमर से सारे बाल हटाकर आगे की तरफ करते हुए अपने गले में पहना हुआ हार उतारकर कमरे के दरवाजे के साथ दीवार के साथ लगे टेबल पर रखते हुए पूछती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और जाओ यहाँ से। साईं खान सख्त और तल्ख लहजे में कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती के चर्चे सुने थे, आज इसको देखते वाकई साईं खान अपना सब्र खो रहा था। अपने दिल पर हाथ रखे वो अपनी बेचैनी से बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करना चाहता था, पर अदा की नज़रों में वो अपनी कोई हरकत नहीं लाना चाहता था।
मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, जो कहना है ऐसे ही कहें। कंधे उचकाते हुए कहते ही अब्बास के सामने आ खड़ी होकर अपने टांग से ऊपर लहंगा करते हुए अब्बास के सब्र को मजीद आजमाते हुए अपने लहंगे को ऊपर किए घुटने तक ले जाती है और खुद झुक कर अपने पैरों में पहने हुए घुंघरू उतारने लगती है। तुम आजमा रही हो मेरे सब्र को। अदा की हरकत पर आंखें उठाकर सोफे से पुश टिकाते हुए एक आईब्रो उठाते हुए पूछता है, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अलबत्ता मेरा इरादा ज़रूर है कुछ करने का। अदा कहते ही अपने पैर से घुंघरू निकालकर टेबल पर रखती है कि अब्बास बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारे इरादे का तो नहीं पता, पर इस वक्त मेरा इरादा ज़रूर बदल रहा है। सोफे से उठते ही अदा को कमर से पकड़े दीवार से पिन करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं? अब्बास की इस अचानक सी हरकत पर अदा धड़कते हुए दिल से कहती है, वही जो तुम चाहती हो। कहते ही अदा की गर्दन पर अपने लब रखते इसकी कमर को जोर से अपने हाथों में भींचने लगता है। आह! खान की हरकत पर इसके मुंह से सिसकी निकलती है, बस इतनी सी बर्दाश्त नहीं है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तुम्हारे साथ। अगर थोड़ी देर और मेरे सामने इस तरह के कपड़ों में रही तो याद रखना, फिर जो मैं करूँगा वो बर्दाश्त करने के लिए आवाज़ भी नहीं निकलेगी हलक से तुम्हारी। अब्बास की हरकत पर अपने हाथों में अपना लहंगा मजबूती से पकड़े हुए अदा मुसलसल करीब से अब्बास का चेहरा देखने लगती है। अब कपड़े बदल लो जाकर, इससे पहले। मेरे पास पूरे कपड़े नहीं हैं, मैं ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ, इसके अलावा नाइटी है, इससे भी छोटी, बोले तो वो पहन लूँ। पहले अब्बास अदा को दीवार से पिन करता है, पर अब वो खुद पुरसुकून सी अब्बास के चेहरे को और इसके चेहरे पर गुस्से के एक एक नगूश को बागौर देखते हुए पुरसुकून सी होकर कहती है, ठीक है, फिर ऐसे ही बात कर लेते हैं। साईं खान कहते हुए अदा से दूर होता है और दोबारा सोफे की तरफ बढ़ता है। हाँ, कर लेते हैं। अदा दीवार से दूर होते हुए कहती है और खुद भी सोफे की तरफ बढ़ती है। बच्चियों को खरीदने वाली तुम हो? सोफे पर बैठते हुए पूछता है। बिल्कुल, मैं ही हूँ, मेरे अलावा ये नेक काम और कोई कर सकता है? अदा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहते हुए सिंगल सोफे पर बैठ जाती है, सोफे से पुश टिकाते हुए। अदा की बात सुनते हुए साईं खान इसकी तरफ देखता है, पर अदा को देखते हुए वो गहरी सांस भरते हुए अपना कोट उतारकर इसकी गोद में रख देता है। इसको पहनो। अब्बास सख्त लहजे में कहता है, मुझे नहीं पहनना। अदा कहते ही कोट टेबल पर रख देती है, कोट पहनो वरना वाला काम कर लेना, पैसे दिए हैं आपने, मुफ्त के पैसे नहीं पसंद मुझे। साईं खान की बात काटते हुए अदा जल्दी से बोल पड़ती है, और मुझे तुम नहीं पसंद हो, बात ख़त्म। अदा की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही साईं खान अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, पर खान तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, सच में शिद्दत से दिल कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊं और तुम्हारी इज्जत भी लूट लूं। अदा कहते हुए अपने चेहरे पर ना छुपाने वाली मुस्कुराहट को जब्त करते हुए साईं खान के चेहरे की तरफ इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे साथ फजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम इन बच्चियों को तुमने ख़रीदा है और कितने पैसे में? अदा को तेज भरी निगाहों से देखते हुए पूछता है, हाँ, मैंने इन सब की कीमत देकर उन्हें यहाँ बुलाया है और कितनी कीमत मैंने दी है वो मैं नहीं बता सकती हूँ। अदा कहते हुए साईं खान का कोट टेबल से उठाकर पहनने लगती है, तुमने जितने पैसे दिए हैं मैं तुम्हें इसके दुगने पैसे देने को तैयार हूँ, बस बच्चियों की रिहाई मुझे दे दो। अदा के चेहरे की तरफ संजीदगी से देखते हुए कहता है, तो मतलब यहाँ सौदागर बनकर आए हैं आप? मुझे लगा था कि आप यहाँ आए हैं बाकी मर्दों की मुझे दूसरे मर्दों से मिलवाने की ज़रूरत नहीं है साईं खान, एक ही क्रैक पीस है कश्मीर का। अदा की बात काटते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं नहीं मिलवाती आपको दूसरे मर्दों से, पर यहाँ आप सौदा करने आए हैं तो हम सौदा करते हैं, पर पैसों का नहीं, किसी और चीज़ का। अदा कहते कहते सोफे से उठ खड़ी होती है और अपने कानों में पहने हुए इयररिंग उतारते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। किस चीज़ का सौदा? अदा को जाता देखते हुए पूछता है। इंसान के बदले इंसान का। अपने इयररिंग टेबल पर रखते हुए मुड़कर कहती है, मतलब? सोफे से पुष्ट लगाते हुए पूछता है, मतलब मुझे आपसे शादी करनी है, आप मुझे अपनी बीवी बनाए, मैं आपको बच्चियों की रिहाई दे दूंगी मुफ्त में। अदा की बात पर अब्बास के चेहरे पर अजीब से तासुरात छाने लग गए थे। क्या बकवास कर रही हो? सोफे से उठ खड़े होकर कहते हैं, बकवास नहीं है खान, डील है। एक हाथ मुझसे निकाह करें, दूसरे हाथ मुझसे इन बच्चियों की रिहाई ले लें। साईं खान की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत फहमी में रहना छोड़ दो तुम लड़की, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। अदा के चेहरे की तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए कहता है, फिर आप इन लड़कियों की रिहाई भूल जाएं, अलबत्ता इनके महफिल से जाने का इंतजार ज़रूर करें। कहते ही वापस अपना मुंह ड्रेसिंग टेबल की तरफ मोड़ लेती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन बच्चियों को तुमसे रिहा नहीं करवा सकता हूँ? अदा की पुश्त को देखते हुए पूछता है। आप नहीं करवा सकते हैं खान। अदा ड्रेसिंग टेबल के शीशे में से साईं खान को देखते हुए कहती है, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं इनको आज़ाद भी करवा लूँगा और तुमसे। साईं खान कहते कहते खामोश हो जाते हैं क्योंकि अदा इनकी तरफ अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए देख रही होती है। खान, आप सब कर सकते हैं, पर आप ये नहीं जानते हैं कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। 22 साल की उम्र में एक कोठे को चलाती हूँ, सोच ले मैं कितनी मजबूत हूँ। एक वक्त हज़ारों मर्दों को भी खाक करने की हिम्मत रखती हूँ। अदा अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए खान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अब आप सोच लें, एक लड़की से मात खाकर अपना नाम खराब करना है या मुझ जैसे खूबसूरत बहादुर ज़हीन लड़की से शादी करके पूरे गांव के सामने एक रात में जीत हासिल करने का तमगा हासिल करना है। मुझे इस किस्म का तमगा हासिल करने का कोई शौक नहीं है। मुझे लड़कर हारना कबूल है, पर एक तवायब को अपना नाम देना नहीं। अदा के चेहरे की तरफ मुंह किए इसके मेकअप किए चेहरे और इसके लाल सुर्ख लगे होंठों को देखते हुए
लाल सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगे होंठों को देखते हुए कहता है, मैं तवायफ हूँ क्योंकि मैं रक्स करती हूँ, इसलिए आप जैसे बाइज्जत मर्द हमसे दूर भागते हैं। पर रक्स करने में क्या गलत है? आजकल के ज़माने में सब जब ये सब टीवी पर देखते हैं लड़कियों को नाचता गाता, तब तो आप बाइज्जत मर्दों को औरतों को बुरा नहीं लगता है। फिर हम लड़कियों का ये सब करना क्यों बुरा लगता है? अदा अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए मुट्ठियाँ भींचते हुए संजीदगी से पूछती है, पसंद मुझे वो भी नहीं, मुझे ये भी नहीं, पर तुम सिर्फ रक्स नहीं करती, तुम अपना जिस्म। साईं खान अदा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पर वो कह नहीं पाता। खैर मुझे कीमत बताओ, मेरे पास यहाँ ज़ाय करने का वक्त नहीं है। साईं खान बेजारियत वाली गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझसे शादी की कीमत है इनकी रिहाई की। शादी करें और ले जाएं उन्हें। अदा पुरसुकून से अंदाज में कहती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो बोलो जो मानने के काबिल हो। अदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, फिर कुछ नहीं है ऐसा जो इन लड़कियों को मुझसे और इस जगह से दूर ले जा सके। और आपको क्या लगता है इस बार भी आप वही करेंगे जो आपने 17 साल पहले किया था? हर दिन हर रात एक जैसी नहीं होती है खान। खान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना बरहक होता है। बिना कुछ कीमती खोए कुछ कीमती नहीं मिलता है। तो क्या आप इन नन्ही मासूम लड़कियों के लिए खुद को कुर्बान नहीं कर सकते हैं? शर्त मान जाएं और ले जाएं उन्हें इस जगह से दूर, मुझ समेत। क्योंकि अदा कहते कहते साईं खान की तरफ कदम उठाने लगती है। इस तरह घूरना बंद करो मुझे और वहीं रुक जाओ। अदा की मुस्कुराती हुई नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते हुए साईं खान कहता है, खान, मेरी नीयत ख़राब हो रही है तुम पर। तो अदा की बात पर साईं खान फ़ौरन पूछ बैठते हैं, तो थोड़ी सी इज्जत लूटने देना। अपनी कमर से हाथ हटाते अब्बास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, और तुम मुझे थोड़ा सा अपना मुंह तोड़ने दो। अदा के हाथ को नीचे करता अपने कदम पीछे की तरफ उठाने लगता है। जो दिल में आए वो तोड़ दे, मुझे कोई मसला नहीं है। अदा शरारत से भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी तरफ आना बंद करो वरना पिट जाओगी तुम मुझसे। घुरियां करवाते हुए कहता है, मुझे आपके हाथ की मार कबूल है खान, पर इस तरह डरे मत, पीछे कदम मत उठाएं। अदा अपने कहकही को जब्त करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम मेरी तरफ आना बंद करो, मैं अपने कदम रोक लूंगा। तुम मेरी तरफ आना बंद करो, मैं अपने कदम रोक लूंगा। गुस्से में कहते हुए बिना पीछे की तरफ देखे कहता है कि टेबल से टकराकर साईं खान गिरने वाले हो जाते हैं कि अदा इनकी कमर पर हाथ रखे उन्हें गिरने से रोक लेती है और आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, वो तो नामुमकिन है खान, क्योंकि मेरा पूरा पूरा इरादा है आज आपकी इज्जत लूटने का। अदा कहते हुए साईं खान के चेहरे की तरफ झुकने लगती है कि साईं खान जल्दी से अदा को इसकी कमर से पकड़े सोफे पर बिठाता खुद को कंपोज करते सीधे खड़े होकर अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। मेरे साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा, तुम इंतज़ार करो कल का। साईं खान कहते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं कि अदा पीछे से बोल पड़ती है, आपके पास भी कल तक का वक्त ही है खान। या तो मुझे अपने नाम करें और इनको रिहा करवाएं, या फिर इनकी उड़ान के किस्से न्यूज़पेपर में कल पढ़ें। चॉइस आपकी है, जो दिल में आए वो करें, पर कल के दिन 12 से पहले, क्योंकि 12 के बाद बच्चियां आसमान की बुलंदियों पर होंगी, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अदा सोफे से पुश टिकाए टांग पर टांग रखे अपने पैर को हिलाते हुए साईं खान के चेहरे पर गुस्से को देखते मुस्कुराते हुए कहती है। साईं खान अदा की बात का कोई जवाब नहीं देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा बाहर हॉल से गुजरता हुआ हॉल में मौजूद मर्दों और औरतों की नज़रों का मरकज़ बनते वो कोठे से बाहर निकले अपने गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी के पास साईं खान पहुंचता ही है कि बाहर मौजूद दुकानों में ठेलों पर आदमी सब इनकी जानिब देखने लग जाते हैं और खुसफुसाते हुए बातें करने लग जाते हैं। साईं खान इस जगह पर अफसोस हो रहा है, बस इनकी यहाँ आने की कमी रह गई थी। नमाजी साईं थे, इज्जतदार भी आज खूबसूरती के आगे हार गए। तौबा तौबा, एक एक करके आदमियों की आवाज़ें साईं खान के कानों में बुरे अल्फाजों के साथ गर्दिश कर रही थी, पर वो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी में सवार वापस हवेली जाने के लिए बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड रेड रोज़, मैं ज़रा इनसे निपट लूँ, फिर तुम्हारी ठंड कम करता हूँ। आर्यन अमाया को खुद से दूर करता है, इसके लाल सुर्ख होते चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। अमाया को खुद से दूर करता अपनी घड़ी उतारकर अमाया को पकड़ाता है और खुद छोटे छोटे कदम उठाए आगे की तरफ बढ़ता है। मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है अपना, पहचाना नहीं मुझे? आर्यन 2 कदम आगे की तरफ बढ़ा ही था कि रुककर अपना कोट उतारकर अमाया की तरफ बढ़ाता है, जिसे वो नहीं पकड़ती। रेड रोज़, इसको पकड़ लो, कपड़े गंदे नहीं होंगे, कपड़ों पर गंदगी पसंद नहीं है मुझे। आर्यन कोट अमाया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अमाया इसका कोट जल्दी से पकड़कर एक कदम पीछे की तरफ होकर खड़ी हो जाती है। मैंने कुछ पूछा है, एक बार बात दोहराने का आदी नहीं हूँ मैं। आर्यन अपनी शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे हाथ भी गंदे करने का कोई शौक नहीं है, पर मजबूरन तुम्हारी मर्दानगी के माँ बाप करने के लिए ये करना पड़ेगा। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, पर कहते कहते वो एकदम संजीदा हो जाता है। इधर आओ। चॉकलेटी कपड़ों वाले आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। चॉकलेटी कपड़ों वाला तो नहीं आता है। आर्यन के बुलाने पर अमाई की चादर पकड़ा हुआ अपने हाथ से इसकी चादर जमीन पर फेंके दौड़े हुए आदमी आर्यन को मारने आता है। इसे आता देख आर्यन मुस्कुराते हुए सिर्फ एक थप्पड़ इस आदमी के मुंह पर मारता है और वो वहीं अपनी उल्टी बाजुओं के बल जमीन पर गिर जाता है। आर्यन के भारी भरकम हाथ का एक ही थप्पड़ खाने पर आदमी बेजान हो चुका था। आर्यन के थप्पड़ मारने पर अमाया हैरानगी से बड़ी बड़ी आंखें किए इसकी तरफ खुले हुए मुंह से देखने लग गई थी।
अब तुम्हारी बारी। आर्यन कहता ही है कि वो दोनों अपना मोबाइल आर्यन की तरफ फेंकते हुए दौड़ने लगते हैं। वो दौड़कर एक साथ आर्यन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर आर्यन को मार पाते इससे पहले ही आर्यन एक कदम पीछे की तरफ उठाता एक जोरदार लात दोनों आदमियों के मुंह पर एक साथ मारता हुआ उन्हें जमीन बोस कर चुका था। वाह! आर्यन की लड़ाई पर अमाया रोते रोते आंखों में आंसू भरे हुए अपने दोनों हाथों से बच्चों की तरह तालियां बजाने लग जाती है। पहले वाला आदमी पहले वाले आदमी को उठता देख आर्यन इसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है कि इतने में वो हाथ में मिट्टी भरकर आर्यन के ऊपर डालकर भाग जाता है। इसके पीछे पीछे बाकी के दो भी भाग जाते हैं। आह! अपने ऊपर मिट्टी देख आर्यन गुस्से में हैरानगी से कहता है। अमाया अभी भी अपने हाथों की तालियां बजाते हुए आर्यन की तरफ देख रही होती है। क्या मुसीबत है ये? आर्यन अपने कपड़ों पर गिरी मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है और कहते कहते मुड़कर अमाया की तरफ देखता है जो रोते रोते हंस रही थी। आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कुराहट लिए लाल सुर्ख होती नाक और आंसुओं से तर होते गालों पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट सजाए अमाया अपनी अंबर ब्राउन आंखों को डार्क ओशियन कलर की आंखों में देखते हुए अपने सामने खड़े आदमी के आसाबों पर खुद को सवार करने लगी थी। आर्यन अमाया के चेहरे को देखता है तो बस देखता रह जाता है। इससे नजरें हटाना और झुकाना तो वो जैसे भूल ही गया था। वो अमाया को हंसता देखते देखते आर्यन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया होने लगती है। जबरदस्त अंकल! अमाया की बात पर आर्यन के चेहरे पर छाने वाली मुस्कुराहट हवा बनकर गायब हो गई थी। अंकल? आर्यन हैरानगी से अमाया की बात दोहराता है। मुझे नहीं पता था कि बढ़ती और ढलती हुई उम्र के साथ साथ लोग और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मैं तो पूरी की पूरी इम्प्रेस हो चुकी हूँ आपसे, और मैं पूरा का पूरा डिप्रेस हो चुका हूँ तुम्हारी मदद करने पर। आर्यन अपने लब भींचते हुए कहता है। डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है, आपने तो अच्छा काम किया है अंकल। अल्लाह पाक आपको एक खूबसूरत मासूम नौजवान लड़की की हिफाजत करने पर आपको एक बड़े और भारी भरकम इनाम देंगे इंशाल्लाह, अगर आप तब तक जिंदा रहे तो। अमाया कहते हुए आर्यन की तरफ देखती है, जो अमाया की बात सुनते हुए इसे घुरियां करवा रहा होता है। आर्यन की घुरियां करवाने पर अमाया धीरे धीरे अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब करने लगती है और अपने बाजुओं में पकड़े आर्यन के कोट से अपना आंसू और मिट्टी लगे चेहरे को साफ करने लगती है। टाइम क्या हो रहा है? अमाया अपना चेहरा साफ करते करते खुद से पूछती है। जहन्नुम जाने का हो गया है, बोलो तो धक्का मार दूं तुम्हें। आर्यन अपने लब भींचते हुए अमाया की तरफ बढ़ता है और इसके बाजुओं में पकड़े हुए अपने कोट को इससे ले लेता है। नेक काम करने के बाद गुनाह करने का सोचना भी नहीं चाहिए, वरना अल्लाह ताला सीरियस हो जाते हैं। आर्यन की बात पर मुंह फुलाते हुए जवाब देती है। अमाया जवाब देती है और आर्यन जमीन पर गिरे तीनों फोनों को उठाता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अरे अंकल, मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हैं आप? आर्यन को आगे की तरफ जाता देख अपने चारों तरफ घुप अंधेरा देखते हुए डरे हुए लहजे में कहती है। एक तो तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो, वरना अपनी भरी जवानी में मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। मुड़कर हाथ का मुक्का बनाए दूर से मारने वाले अंदाज में कहता है। अच्छा नहीं बुलाती, पर मुझे ऐसे जंगल में छोड़कर तो मत जाए, मैं अपनी जवानी में जानवरों के मुंह लग जाऊंगी। अमाया कहते हुए मासूम सी शक्ल बनाए आर्यन की तरफ कदम उठाती है। तो क्या मेरे मुंह लगने का इरादा है तुम्हारा? देखो, खूबसूरत हो तुम, पर बदतमीज भी बहुत हो। मुंह लगाना कैंसिल। अमाया को अपने पास आता देखकर कहता है। हाँ, जैसे हम तो मरे ही जा रहे हैं ना, कब्र में लटकते हुए आदमी के मुंह लगने को। आर्यन के चेहरे से नजरें हटाती मुंह चढ़ाते हुए कहती है। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, जिन गंदी नजरों से तुम मुझे देख रही हो। अमाया के सर पर फोन हल्का सा मारते हुए कहता है। फजूल बोलने का नेट पैकेज लगवा कर आया है कि चाचा, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे तुम। अमाया फुल पठानी अंदाज में गुस्से में घूरते हुए कहती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वाईफाई वाला बंदा हूँ। अपने कोट को ठीक करते हुए एटीट्यूड से कहता है। एक नजर आसमान की तरफ देखता आगे की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, तभी तो इस वक्त नेट पर लोकेशन ढूंढने के बजाय तारों को देखते हुए रास्ता ढूंढ रहा है। आर्यन के पीछे पीछे चलते हुए कहती है। तुम्हें मेरे तरीके से मसला है तो तुम खुद ढूंढ लो, अपने मोबाइल में लोकेशन दिमाग क्यों खा रही हो मेरा? बिना माया की तरफ देखे आगे की जानिब बढ़ते हुए बेहद बेजारियत से कहता है। मेरे पास फोन नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, माँ बाप नहीं है मेरे, और बस। रहती नहीं, तुम ऐसी मासूम शक्ल से ही हरामी लग रही हो। अमाया बोल ही रही थी कि आर्यन मुड़कर इसको बड़ी बड़ी आंखें किए देखने लगता है। सच में? हराम पाई छुपा तो रही थी मैं, फिर भी दिख गई आपको? फिर तो आप भी पक्का हरामी हैं। अपने चेहरे पर अपने जख्मी हाथों से टच करते हुए कहती है। क्या? तुम मुझे हरामी बोल रही हो? तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की तुम्हें, बदतमीज लड़की। आर्यन के गुस्से को जब्त करने की अब इंतहा हो चुकी थी। नहीं, जब मैं आपको इज्जत दे रही थी तो आपको रास नहीं आ रही थी। अब छोटा सा हरामी क्या बोल दिया, अब गुस्सा कर रहे हैं? छोटा सा हरामी? अमाया के बोल दोहराते हुए गहरी सांस लिए अपने बालों में हाथ फेरता है। मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो तुम, ज़्यादा दिमाग ख़राब किया तो यहीं जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी कमर पर हाथ रखे आर्यन गहरी सांस लेते हुए कहता है। धमकी किसको दे रहे हैं आप? और आप अपनी खैर मनाएं, अगर मैंने आपको मारकर यहीं दफना दिया तो क्या कोई ढूंढ भी पाएगा आपको? आर्यन के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली और बोलते ही फुल एटीट्यूड में अपने बालों में हाथ फेरती है। हा 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 हा। अमाया की बात पर आर्यन कह कहा लगाकर हंसते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। आर्यन को अपनी तरफ आता देख अमाया अपने कदमों को पीछे की जानिब उठाने लगती है, पर एक कदम उठाते ही वो रुक जाती है और छोटी छोटी आंखें की आर्यन को देखने लगती है।